हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हुए हमने मध्य प्रदेश में सिलेबस में जो नए चेंज आए थे उन सबको पढ़ा। उसके बाद हमने समय की अभाव के कारण जल्दी जल्दी चीजों को याद करना शुरू किया और उसी क्रम में हम याद करने की एक सीरीज लूसेंट की किताब से शुरू किए। लेकिन बहुत सारे बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर कला एवं संस्कृति पहली यूनिट का जो चैप्टर है वो बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, इसे थोड़ा सा बता दीजिए। तो हम इस वीडियो में केवल उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं, मूल आधार लूसेंट की किताब ही रहेगी। ये चैप्टर मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था कि मुझे यकीन था कि बच्चे अपने अनुसार पढ़ लेंगे, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। लेकिन क्योंकि आप सब लोगों को समस्याएं आ रही हैं तो उसे सॉल्व करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर फिर फोकस कर रहा हूं। चलिए आज हम इस कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक पर फोकस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं आप सब लोगों को पहले ही बता दूं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें अधिकांश डाटा या अधिकांश चीजें जो है वो लूसेंट की किताब से होंगी। तो इस वीडियो में जो कंटेंट है उसमें अधिकांश चीजों के कंटेंट का क्रेडिट लूसेंट की बुक को ही दिया जाना चाहिए। लूसेंट के जो ऑथर हैं उनके पांव पड़ने चाहिए, उनको एक बार विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने यकीन मानिए बहुत मेहनत की होगी और इसकी मेहनत से हम बहुत सारी चीजों को आसानी से कर सकते हैं। जब इस वीडियो को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस व्यक्ति ने कितनी कमाल की चीजें कितने आसान शब्दों में बड़ी सरलता से लिखी है। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले समझ लेते हैं कि भारतीय कला एवं संस्कृति में होता क्या है, ये क्या चीज है। देखो, कला शब्द या आर्ट शब्द जो है वो उन सभी कार्यों या उन सभी बातों के लिए उपयोग किया जाता है जो मानव अपनी मेहनत या अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके जब हम किसी कार्य को करते हैं, या मानव अपनी जब मानसिक या विचारिक शक्ति का प्रयोग करके, मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग करके जब कोई सृजन करता है तो उस सृजन को ही हम कला के नाम से जानते हैं। और यही पीढ़ी दर पीढ़ी जब संचित होते जाती है तो उसी का एक मिश्रित रूप या उसी का एक वास्तविक स्वरूप संस्कृति के रूप में बन जाता है। खैर, हम अभी संस्कृति पर बात नहीं करें, नहीं तो भटक जाएंगे। मूल रूप से कला क्या है? कला हर वो चीज है जिसे मनुष्य ने अपनी अक्ल लगाकर, अपने दिमाग लगाकर बनाया। भले ही से हमने ये पेन बना दिया, ये बोर्ड बना दिया, हमने कुछ नाच लिया, हमने कुछ गा लिया। जैसे कि किसी भी कॉमेडियन ने कोई हंसाने की कोई परंपरा शुरू की, कोई नाटक हो, कोई चित्र हो, ये सब कुछ कला है। तो कला में ये सब चीजें आती है और कला का ही बड़ा भाई संस्कृति या कला जब 100 वर्षों तक किसी क्षेत्र विशेष में संचित होती रहती है तो संस्कृति का रूप धारण करती है। हम संस्कृति पर नहीं चलते, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ विशेष बातों पर फोकस कर लें। ध्यान दीजिएगा, पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में 800 बीसी में, मतलब जो उस समय लिखी गई थी 800 बीसी मतलब 800 ईसा पूर्व में लिखी गई अष्टाध्यायी में कला के 2 भागों में बांटा है। क्या कहा उन्होंने? एक होती है कारुकला, एक होती है चारुकला। कितने अच्छे शब्द हैं। देखो क्या लाए अष्टाध्यायी ने, क्या लिखा कि कला 2 प्रकार की होती है भैया, एक होती है कारुकला, एक होती है चारुकला। तो कारुकला वो जो मानव अपने उपयोग के लिए बनाए, जैसे हमने मंदिर बना लिया, जैसे हमने मस्जिद बना ली, जैसे हमने घर बना लिया, तो ये क्या हो गई? उपयोगी हो गई, ये हमारे लिए उपयोग हो गई। चारुकला जो हमने उपयोग के लिए नहीं, हमने मनोरंजन के लिए बनाई, तो जो चीजें हमने मनोरंजन के लिए बनाई वो कहलाएगी चारुकला। तो आप याद रखेंगे कि कला को 2 भागों में बांटा अष्टाध्यायी ने, और वह क्या नाम दिया? कारुकला और चारुकला। कारुकला अर्थात उपयोगी कला, चारुकला मतलब ललित कला। ऐसे ही एक अंग्रेजी व्यक्ति की बात कर लेते, हीगल का नाम सुना हुआ है आपने। हीगल ने भी भारतीय कला को या कला को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन सी कला? एक कला जो दृश्य कला है, एक कला जो श्रव्य कला है, एक वो जो दिखती है और एक वो जो सुनाई देती है। तो ध्यान से सुनो, सुनाई देने वाले में क्या आ जाएगा? सुनने वाले गीत आ जाएंगे और काव्य आ जाएगा। दिखने वाले में चित्र आ जाएंगे, वास्तुकला आ जाएगी, मूर्तिकला आ जाएगी। और यकीन मानिए सिलेबस में केवल ये 5 ही चीजें पढ़नी है। आप अगर नृत्य पढ़ लें
तो दिखने वाली कला है। गायन पढ़ लें भारत का, तो ये दोनों एक चैप्टर खत्म। चित्रकला पढ़ लो, वास्तुकला पढ़ लो और मूर्तिकला पढ़ लो। तो अगर 5 प्रकार की कला है पढ़ ली जाए, मैं फिर से आ जाऊं, अब मूल रूप से अपने वाले पे आता हूं। हमें जो सिलेबस में कला वाला चैप्टर दिया हुआ है उसमें 5 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम नृत्य कला पढ़ेंगे। नृत्य के साथ चाहे तो नाट्य कला भी पढ़ सकते हैं। नृत्य माने नाचना और नाट्य माने अभिनय करना, नाटक करना। इसी का एक भाई होता है संगीत। ये 3 चीजें हो जाएंगी। हम दोनों वैसे इन दोनों को एक ही मान ले तो ये एक, दूसरा संगीत हो जाएगा। तीसरा हमें याद रखना है वास्तुकला। वास्तुकला के साथ हम याद रख लें, वास्तुकला में ही चित्रकला हो जाएगा, चित्रकला, मूर्तिकला, मूर्तिकला और मंदिर कला। इन 3 चीजों को अगर पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है कि हमारा कला वाला जो चैप्टर है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। साथ में हमें दिया हुआ है त्योहार, उत्सव और साहित्य, तो वो भी हम इस किताब से पढ़ लेंगे। बहुत सुंदर किताब है, आपकी इस किताब की एक बार जरूर तारीफ करें जब भी किसी दोस्त के साथ बैठे तो। चलिए अब हम उनमें से पहली वाली जो कला है, मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट एग्जाम के टाइम पे आप लोगों का नहीं करना चाहता, तो हम सीधे सीधे मूल मुद्दे पे आते हैं कि जो नृत्य कला है उस नृत्य कला की, देखो 5 प्रकार की कलाएं हम पढ़ेंगे, नाट्य और नृत्य, नृत्य और नाट्य। दूसरा हम पढ़ेंगे संगीत। तीसरा वास्तुकला या स्थापत्य कला, फिर मूर्ति कला और मंदिर कला। ये 5 प्रकार की कलाएं मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ा दूंगा। साथ में साहित्य पढ़ा दूंगा, त्योहार उत्सव भी फ्री में पढ़ा दूंगा। मतलब इसके एक ही वीडियो के छोटे से हिस्से में पढ़ा दूंगा फ्री में। मतलब ये तो पूरा ही वीडियो फ्री है, मैं तो सब कुछ फ्री करता हूं भाई, मैं किसी से किसी भी चीज का कोई निःशुल्क शुल्क नहीं लेता। तो ये जो नृत्य कला है इस पर हम शुरुआत करते हैं। अब अगर आपका दिमाग अभी स्थिर नहीं है तो इस वीडियो को बंद करके रख दे भैया, स्थिर होना जरूरी है क्योंकि थोड़ी सी समझ चाहिए होगी। मैं पूरे भारत में जो नृत्य व्यवस्था है पूरी खत्म कर दूंगा 5-10 मिनट में, अगर आप धैर्य बनाकर अच्छे से यहां बैठे हुए हैं तो। चलो शुरू करते हैं। भारतीय नृत्य का मतलब आप समझते हैं, नृत्य का मतलब होता है नाचना। क्या होता है? नाचना। तो मनुष्य जब अपने शरीर की विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करते हुए किसी का अभिनय मनोरंजन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नाचना कहते हैं। जैसे हाथ को हिला लो, किसी भी तरीके से शरीर को हिला लो तो वो नाचना हो जाता है। भारतीय नाचना जो है, भारतीय नृत्य परंपरा जो है उसकी 3 शाखाएं मानी जाती है, उसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होता है लोक नृत्य और एक होता है जनजातीय नृत्य। तो अब पहले इन तीनों को समझ लेते हैं कि भैया ये क्या लोचा है, क्या बताना चाहते हो। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? ऐसा नृत्य, ऐसी नृत्य की व्यवस्था जो नियमों से बंधी हुई हो, जिसमें फिक्स है कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। माने जैसे भरतनाट्यम है तो उसमें ऐसे 3 उंगलियों से ओम के आकार की आकृति बनाई जाएगी। तो अलग अलग नृत्य में जब नियम बंध जाए, नियम बहुत फिक्स है कि ऐसा करके ऐसा ऐसा, मतलब हर स्टेप के लिए नियम हो, तो वो हो जाता है शास्त्रीय नृत्य। अगला होता है लोक नृत्य। अब लोक नृत्य क्या होता है? जिसमें कोई नियम फियम नहीं होते, वो जनता अपने अपने मनोरंजन के लिए अपने हिसाब से कहीं तो भी कर लेती है। जैसे हमने मालवा में पढ़ा, तो मालवा में मालवा का जो नृत्य है, मारवाड़ी हुआ, रजवाड़ी हुआ, आड़ा खड़ा डंडा हुआ, मटकी हुआ, इसमें कोई फौत नियम नहीं होते। तो यहाँ नियमों का खेल नहीं होता है, नियम फियम जाए भाड़ में। यहाँ तो शुद्ध रूप से मनोरंजन करना होता है और जो व्यक्ति नाचे वो अपने हिसाब से नियम बना ले, अपने हिसाब से नाच ले। हाँ, तरीका एक पैटर्न अलग से हो सकता है, लेकिन यहाँ तो बड़े नियम होते हैं, बहुत बहुत कठोर नियमों का पालन किया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य वो हुए जिनमें बहुत सारे नियमों का पालन हो, जिनमें नियमों का पालन ना हो लोक नृत्य हो गए। जनजातीय नृत्य क्या होते हैं? जो जनजातियों द्वारा किए जाते हैं उनमें भी कोई नियम फियम नहीं होते, तो जनजातियों द्वारा जो किए जाते हैं वो जनजातीय नृत्य कहलाते हैं। तो बड़े सिंपल से पूरे भारत में 3 प्रकार के नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, लोक नृत्य होते हैं और जनजातीय नृत्य होते हैं। क्या इतना आपके दिमाग में सेट हो गया? फिर से बता रहा हूं, एग्जाम का टाइम है, ये मत पढ़ना कि डीसी सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना ही है। चुपचाप बंद करो और आगे बढ़ो, जरूरी नहीं है अभी मुझे व्यू से मतलब नहीं है भैया, आपको समझ आना चाहिए और हमारा जो एक मिनट है ना उसका उपयोग होना चाहिए। इसलिए मैं भी आज दिन में एक ही वीडियो बनाऊंगा ताकि बच्चों को ज्यादा चीजें, क्योंकि मैं बनाऊंगा आप देखेंगे तो उससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। हम वो बात करें जो आपको पास कराने के लिए जरूरी है, क्योंकि मेरा उद्देश्य, आप सब भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप सब लोगों को पास कराना, अल्टीमेटली वो आप तक फिर से पहुंच जाएगा।
अब हम शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत करते हैं और शास्त्रीय नृत्य को डिटेल में पढ़ने की शुरुआत करते हैं। चलो, तो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है ये हमने समझ लिया। शास्त्रीय नृत्य पे क्या फैक्ट बन सकते हैं? शास्त्रीय नृत्य परंपरा में नाट्य शास्त्र के अनुसार, नाट्य शास्त्र क्या है? एक किताब का नाम है नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि ने लिखी है। किसने लिखी? भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र जो है वो शास्त्रीय संगीत की पहली या प्रसिद्ध कृति मानी जाती है, और इसी से सारा जो शास्त्रीय संगीत है वो निकला है। अब 8 प्रकार के नृत्य इस किताब में बताए गए हैं। कितने प्रकार के? तो शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं भैया? 8 होते हैं, ये याद रख लेना। 8 प्रकार के प्रमुख नृत्य माने गए हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 2 आधारभूत स्वरूप होते हैं। 2 आधारभूत स्वरूप कौन कौन से? एक है लास्य और एक है तांडव। देखो, कुछ भी नहीं है, जब पुरुष नाचेगा तो अलग टाइप का स्वरूप होगा और महिला नाचेगी तो अलग टाइप का नाच होगा। तो जो लास्य होता है वो क्या होता है? महिला प्रधान नृत्यों को लास्य कहा जाता है और पुरुष प्रधान नृत्यों को तांड्य कहा जाता है। तांडव कौन करता है? शंकर भगवान करते हैं, तो वो पुरुष है, तो पुरुष नृत्य जो है वो तांड्य हो गया और लास्य जो है महिला प्रधान हो गया। तो अगर हम शास्त्रीय नृत्य को 2 भागों में बांटे तो इस तरीके से बांट सकते हैं कि एक लास्य होते हैं, एक तांड्य होते हैं। लेकिन भरत मुनि ने अपनी किताब में इसे 8 प्रकारों में बांटा है। हम इन 8 प्रकारों की ही बात करेंगे। नाट्य शास्त्र के अनुसार आधारभूत मुद्राएं कितनी होती है जिनसे नाचा जा सकता है? तो वो 108 होती हैं। तो 8 प्रकार के टोटल नृत्य और 108 प्रकार की मुद्राएं, बस इतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं बताऊंगा। अब 8 प्रकार के जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है भरतनाट्यम। क्या होता है? भरतनाट्यम, याद हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। कथक कली, देखो कली कहां उगेगी? जहां बगीचा होगा, और भारत का बगीचा है। भारत में जो सबसे ज्यादा हरियाली वाला क्षेत्र है वो केरल है, तो केरल में कौन उग रही है? कली उग रही है। कच्ची पूड़ी, देखो अगर कोई अंधा व्यक्ति पूड़ी बनाएगा, पूरी बनाएगा, सब्जी पूरी खाते हैं ना भाई, तो ये जो पूड़ी है ये कौन बना रहा है? अंधा बना रहा है, तो वो कच्ची रह जाएगी। तो पूड़ी कच्ची कब रह जाती है? जब कोई अंधा व्यक्ति पूड़ी बनाता है, उसको पता नहीं चलेगा ना पूरी तल आ गई है, पूरी सिक चुकी है, तो अंधा व्यक्ति कच्ची पूड़ी हो गया। उड़ीसा में उड़ीसी हो गया, याद करने की जरूरत नहीं है। कथक, कथक कौन करता है? उत्तर। तो देखो हम जब ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करते हैं तो थक जाते हैं ना, तो उत्तर में हम क्या हो जाते हैं? उत्तर में हम थक जाते हैं। तो थक जाते मतलब कथक हो जाते हैं, याद रख लेना। मणिपुर में मणिपुरी हो गया, और मोहिनी अट्टम केरल में हो गया। मोहिनी कहाँ है? केरल में है। सत्रिया नृत्य यह असम में है। तो ये 8 प्रकार के जो नृत्य है वही वास्तविक नृत्य शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में है। इससे नोवा कोई भी नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। हो सकता है कि किसी किसी किताब में आपको 7, किसी किताब में 6 शास्त्रीय नृत्य मिले, लेकिन आप याद रखना मैंने बताया है कि भारतनाट्यम से लेकर सत्रिया तक के जो 8 नृत्य हैं वो आपको शास्त्रीय नृत्य में याद रखने हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? ये नाट्य शास्त्र नाम की जो किताब है, जो आधारभूत किताब मानी गई है, वो कह रही है। देखो मैंने इस स्लाइड में एक भी फोटो नहीं चिपकाया, क्योंकि उसमें अनावश्यक टाइम लगता और आप तक देर से वीडियो पहुंचता। मैंने सोचा चलो अभी जल्दी जल्दी पढ़ा इसको, और इस जल्दी जल्दी में कल के वीडियो में 2 फैक्ट 3 फैक्ट भी गलत हो गए, तो उनको मैंने कमेंट में सुधार दिया है। आप लोग सुधार लेना। अभी मुझे भी थोड़ा सा जल्दी है आप लोगों को जल्दी डाटा पहुंचाने की, इसलिए 1-2 फैक्ट गलत हो जाते हैं, उसके लिए माफ कीजिएगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे आज के लेक्चर में मैंने छान लिया कि एक भी फैक्ट गलत ना हो, तो ऐसा कोशिश करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं तो एक आध गलतियां हो सकती है। चलिए भारतनाट्यम पे आते हैं, लेकिन वो गलतियां मैं सुधार जरूर दूंगा, मैं गलती ना मानूं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भैया। अब भारतनाट्यम पे आ जाते हैं। भारतनाट्यम यह सबसे प्राचीनतम नाट्य विद्या है। इसका भरत मुनि, इसका नाम जो है भरत मुनि और नाट्यम शब्द से मिलकर बना है, इसलिए इसको भरतनाट्यम कहते हैं। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। यह नृत्य तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों की नृत्य प्रस्तुति से शुरू हुआ, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भैया, याद रख लेना। किस नृत्य को दासी अट्टम कहा जाता है? तो दासी अट्टम जो है वो किसे कहा जाता है? भरतनाट्यम को। और इसे ही अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि नृत्य भी। तो ये दोनों चीजों पर मैंने स्टार लगा दिए, याद कर लेना। बस भारतनाट्यम में इतनी बातें करेंगे हम। आगे आते हैं कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी कौन बना रहा है भैया? अंधा बना रहा है। तो आंधे ने बना ली कच्ची पूड़ी। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख नृत्य विद्या है। इसका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ और अंग्रेज आए तो फिर मर गया,
लेकिन इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है बाला सरस्वती को जाता है और साथ में रागिनी देवी को जाता है। तो ये क्वेश्चन बने कि बाला सरस्वती का संबंध किससे है, तो कच्ची पुड़ी से है। रागिनी देवी का संबंध किससे है, कच्ची पुड़ी से। याद कैसे करोगे, तो छोटी सी बाला जो है वो पूड़ी बना रही थी तो पूड़ी कच्ची हो गई, तो बाला जो है वो कच्ची बना रही थी पूड़ी, पूड़ी कच्ची बन गई उससे। याद रख लेना, बाला सरस्वती और रागिनी देवी। अब कच्ची पूड़ी एक आदमी के लिए बनाई जाए तो नहीं बनती कभी भी, जब हम जिमना करते हैं खूब सारे लोगों का समूह में तो वो कच्ची बनती है। तो सामूहिक नृत्य होता है भैया कच्ची पूड़ी, ये याद रख लेना। इसमें भागवत पुराण की कथाओं के साथ नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, हमें ये याद रहे। आप सब लोगों के दिमाग में बैठ रहा होगा, उम्मीद है। अगर नहीं बैठ रहा हो तो ये वीडियो मत देखना, चुपचाप अपना काम करने लग जाना, पढ़ाई करो भाई, याद करो, रिवीजन करो। अगले पे आते हैं कथकली। कथकली का यहाँ कथा, ये कथकली का अर्थ होता है कथा का नाटक। तो जब हम कथा कहते हुए नाचते हैं तो उसे कथकली कहते हैं। इस नृत्य विद्या का जन्म कहां हुआ है भैया, केरल में हुआ है। 1930 में इसका पुनर्जन्म करने का श्रेय या पुनर्जन्म देने का श्रेय C.A. मेनन को जाता है। किसको जाता है, C.A. मेनन को जाता है, याद रखना। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। कथा कौन कहता है, पुरुष कहता है, जिसमें पुरुष स्त्री के वेश धारण करते हुए नृत्य करता है। कथकली गीतों की भाषा मणि प्रावलम है। ये वर्ड पे फोकस करना, ये पूछा जा चुका है एसएससी परीक्षा में कि मणि प्रावलम क्या है। तो कथकली में क्योंकि कथा भी कहनी है और नाचना भी है, तो जो कथा कहने की भाषा होगी वो मणि प्रावलम होगी, अर्थात मलयालम और संस्कृत के मिश्रण से बनी हुई भाषा मणि प्रावलम होगी, जिसमें संस्कृत के भी शब्द होंगे और मलयालम के भी शब्द होंगे। तो उम्मीद है कथकली आपको सूझ पड़ा होगा। चलिए आगे आते हैं मोहिनी अट्टम पे। यह मैं साइड में फोटो और चिपका देता तो मजा आता, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी पढ़ लो भैया। यह भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम में मोहिनी शब्द भगवान विष्णु के अवतार के लिए उपयोग हुआ है। देखो आप सबको पता है कि जब दानव और राक्षस, मतलब मानव और दानव या ईश्वर और सूर और असुरों की जब लड़ाई हुई तो समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन में से क्या निकला, अमृत निकला। अमृत पर किसका कब्जा हो गया, असुरों का कब्जा हो गया। तो भगवान ने मोहिनी का रूप, मतलब एक महिला का रूप धारण करके असुरों से वो जो है वो बंटवारे वाली स्थिति में दोनों को बोले मैं पिलाती हूं, और फिर चुपके चुपके से केवल देवताओं को पिलाया। वहीं पे राहु केतु नाम के एक व्यक्ति ने पी लिया, तो फिर उसका सर धड़ से अलग कर दिया, तो दो देवता वो बन गए, राहु और केतु। ऐसे दो बने। वो कथा हमने सबने टीवी सीरियल में, मूवीज में सब जगह देखी हुई है। तो वहां जो भगवान विष्णु मोहिनी नाम की महिला का रूप धारण करते हैं और जो नृत्य करते हैं, उससे एक नृत्य की परंपरा पैदा होती है जो मोहिनी अट्टम कहलाती है। क्या कहलाती है, मोहिनी अट्टम। तो समझ में आ गया होगा मोहिनी अट्टम कहां का है, ये केरल का है और कैसे पैदा हुआ। यह एक एकल नृत्य है क्योंकि विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके अकेले ही नाचा था, तो अकेले नाचा था तो एकल नृत्य हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ओडिसी पे आते हैं। ओडिसी में नाम ही ओडिसी है, तो नाम ही ओडिसी है तो ओडिशा का होगा। ओडिशा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा के इतिहास में गोटीपुआ, ये शब्द पे फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ना। गोटीपुआ परंपरा से इस नृत्य की शुरुआत होती है। ये क्या होता है गोटीपुआ भैया, गोटीपुआ उन युवा लड़कों को कहा जाता है, गोटीपुआ उन युवा लड़कों को कहा जाता है जो मंदिरों को समर्पित कर दिए जाते थे। देखो आपने देवदासी सुना है ना, तो जैसे देवदासी कौन होती थी, अगर किसी लड़की को उसके घर वालों ने मंदिर को दान कर दिया है तो वो देवदासी हो जाएगी। अगर किसी लड़के को दान कर दिया तो उड़ीसा में उसे गोटीपुआ कहते थे। क्या कहते थे, गोटीपुआ। अब ये जो गोटीपुआ थे मंदिरों में रहते थे और ये मंदिरों में महिलाओं के जो कपड़े हैं वो पहनकर भगवान कृष्ण की रासलीलाएं, रामलीलाएं, ऐसी जो नृत्य परंपराएं उनको पालन करते थे। उनके द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके कृष्ण के प्रेम में और कलाबाजी करते हुए विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता था, जिससे एक नवीन नृत्य शैली का विकास हो गया, जिसे हमने ओडिसी नृत्य कहा है। आपको ये दिमाग में सेट हो गया गोटीपुआ क्या होता है, ओडिसी नृत्य क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नृत्य है वो मणिपुरी नृत्य है। मणिपुरी नृत्य क्या है, मणिपुर में इसकी उत्पत्ति होने के कारण इसका नाम मणिपुरी पड़ा। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य विद्या का प्रस्तुतिकरण होता है। 18वीं शताब्दी में मणिपुर के राजा भागचंद्र, याद रखना मणि लेकर के कौन क्या हो गया है, मणिपुर, तो मणि लेकर के राजा भाग गए हैं, इसलिए भागचंद्र नाम हो गया इनका।
तो भागचंद्र ने मणिपुरी नृत्य को संरक्षण दिया या पुनर्जीवित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको शांति निकेतन में करने की स्वीकृति दे दी और शांति निकेतन में एकमात्र नृत्य किया जाता था, कौन सा? मणिपुरी नृत्य। चलो याद हो गया होगा। आगे बढ़ते कथक। कथक है हमारे ऊपर वाला, उत्तर भारत का। देखो कथक उत्तर प्रदेश का नहीं है, याद रखना है, उत्तर भारत का नृत्य है ना। ये बाकी के जो सारे नृत्य दक्षिण के हैं, ये वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कुछ मात्रा में बिहार, इन क्षेत्रों में जो नृत्य किया जाता है उत्तर भारत में, उसे कहा जाता है कथक। शास्त्रीय नृत्य उत्तर में केवल एक ही चलता है, कथक। यह उत्तर भारत की एक विशिष्ट नृत्य शैली है जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई। जन्म इसका उत्तर प्रदेश में हुआ है। कथक शब्द कथा से बना है जिसका अर्थ है कहानी। तो जब कोई व्यक्ति कहानी कहते हुए नाचता है तो उसे कहते हैं कथक। इस नृत्य शैली में 4 प्रमुख घराने उत्तर भारत में जन्मे। पहला है जयपुर घराना। कौन सा घराना है? जयपुर घराना। तो जयपुर घराना को के पप्पा कौन है? भानुजी। कौन है? भानुजी। ये याद रख लेना, जयपुर घराने के जो संरक्षक रहे वो भानुजी हैं। फिर दूसरा लखनऊ घराना। लखनऊ घराने के जो प्रमुख रहे वाजिद अली शाह रहे हैं। बनारस घराना, बनारस घराने के प्रमुख रहे जानकी प्रसाद। और रायगढ़ घराना एक कम प्रसिद्ध है, इसके प्रमुख रहे राजा चक्रधर सिंह। याद रख लेना। तो ये 4 घराने हैं। इन 4 घरानों का संबंध किस नृत्य से, ये भी याद रख लेना। और उनके प्रवर्तक जैसे जयपुर का भानु सिंह, लखनऊ का वाजिद अली, बनारस का जानकी सिंह और रायगढ़ का राजा चक्रवर्ती। तो रायगढ़ से राजा हो गया, बनारस में जानकी रहती है, लखनऊ में वाजिद अली और जयपुर का भानु हो गया। ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। 8वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। क्या है? सत्रिया। सत्रिया क्या है? असम की। सत्रिया क्या है? असम की प्रमुख नृत्य शैली है या शास्त्रीय नृत्य है, भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। भैया ये याद रखना कि जब भी ऋषि मुनियों या हमारे जो पूर्वज है 14वीं-15वीं शताब्दी में, उन्होंने जब भक्ति आंदोलन को प्रणेता के रूप में काम करना शुरू किया, लोगों तक भजन शैली को पहुंचाया, तो साथ में झूम झूम कर नाचने की परंपरा शुरू हुई, वही सत्रिया हो गई। वैष्णव संतों द्वारा इसको संरक्षण दिया गया और इस शैली को लोकप्रिय बनाने का जो कार्य है वो भी वैष्णव संतों ने किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से कि कौन से शास्त्रीय नृत्य को भक्ति आंदोलन का प्रणेता माना गया, तो शास्त्रीय नृत्य को जो है वो भक्ति आंदोलन से जोड़ा जाता है। चलो अब हमने नृत्य कर लिए, अब नृत्य कौन करता है इस पर आ जाते हैं। नृत्य कौन करता है? तो भरतनाट्यम नृत्य कौन करता है? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मृणाली साराभाई, बैजंती माला और प्रियदर्शनी गोविंद। ये 6 नाम आपको मैं याद कराऊंगा। हमें ये 6 नामों पर फोकस करना है। देखो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम में भी और कच्चीपुड़ी में भी है। तो कृष्ण भगवान के लिए कच्चीपुड़ी बना दो और पूरे भारत में कृष्ण भगवान का नाम है, तो पूरे भारत में कृष्ण का नाम है, इसलिए कृष्ण की मूर्ति सब जगह मिलेगी। तो कृष्ण मूर्ति कहां मिलेगी? भारत में मिलेगी। आगे आते हैं सोनल मानसिंह। अब ये जो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई है इसको सोने की बना दो। मैं जोड़ रहा हूं, है ना, कनेक्टिंग प्रोसेस से जोड़ना है। कृष्ण की मूर्ति बनाई पूरे भारत में हमने, वो सोने की बना ली, तो अगला नाम क्या हो गया? सोनल मानसिंह, है ना। फिर क्या हुआ? उसके साथ में रुक्मणी देवी की भी मूर्ति बना दी, क्योंकि कृष्ण के साथ कौन है? रुक्मणी है, तो कृष्ण के साथ रुक्मणी, वैसे राधा है लेकिन आप यहाँ पे क्या कर लो? रुक्मणी कर लो। फिर मृणालिनी साराभाई और साथ में उनके सारे भाई भी हैं, तो याद रख लो उनके बलराम जो भाई थे वो भी आ गए, तो सारे भाई हो गए कृष्ण के साथ। फिर बैजंती माला, फिर उनको पहना दी हमने माला। क्या पहना दी हमने? माला। और वो बहुत प्रिय दिख रहे थे, गोविंद। गोविंद बोलते हैं ना कृष्ण को, तो बहुत प्रिय दिख रहे थे गोविंद। इन 6 नामों को एक के साथ एक जोड़ लेना तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे। कैसे याद करोगे? पूरे भारत में नाट्य कौन करता है? कृष्ण भगवान की मूर्ति पूजी जाती है, तो कृष्ण मूर्ति हुआ। फिर उनके साथ मतलब ये कृष्ण मूर्ति जो हमने बनाई है ये कैसी बनाई है? सोने की बनाई है, तो सोनल मानसिंह हो गया। फिर रुक्मणी देवी हो गया, उनके साथ रुक्मणी की मूर्ति बना दी। फिर उनके साथ सारे भाई की मूर्ति बना दी। फिर सबको माला पहना दी और फिर सबके प्रिय हो गए गोविंद, मतलब सबको प्रिय लगने लगे गोविंद। तो 6 नाम आपको याद हो जाएंगे। आगे आते हैं कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी बना दी कृष्ण के लिए, कृष्ण की मूर्ति देखते हुए प्रेम में बन गई कच्ची पूड़ी। फिर राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। तो देखो कच्ची पूड़ी खाने के लिए मैं तो हूं रेड्डी। क्या हूं? रेड्डी। मैं तो हूं रेड्डी, तो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी। तो ऐसे 2 नाम याद हो जाएंगे। तो राजा रेड्डी 4 नाम है,
राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी। तो अगर आप सपना देखते देखते पूड़ी बनाओगे तो कच्ची पूड़ी बन जाएगी, पहली बात। फिर कच्ची पूड़ी खाने के लिए आप रेड्डी रहना तो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और यामिनी कृष्ण मूर्ति, क्योंकि दोनों में तो ऐसे ही याद कर लो तो आपको ये दूसरा वाला कच्ची पूड़ी भी याद हो गया होगा। अब आते हैं ओडिसी पे। ओडिसी देखो उड़ रही है तो दो लोग पकड़ के खड़े हो जाएंगे ना, तो संयुक्त पाणी ग्रह, नाम क्या हो जाएगा? संयुक्त पाणी ग्रह। क्या नाम हो जाएगा? संयुक्त पाणी ग्रह। फिर आ जाएगा सोनल मानसिंह। तो अब ये सोनल मानसिंह ऊपर भी थी, यहाँ पे भी है, तो दिक्कत नहीं है, कभी कभी एक व्यक्ति दो दो प्रकार के नृत्य करता है। फिर माधवी मुदगल, क्या नाम है? माधवी मुदगल और इंद्राणी रहमान, ये चार नाम आपको याद रखने ओडिसी में। तो ओडिसी के मैं कोड नहीं बना रहा हूं, नहीं तो फिर कोड में आपस में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ओडिसी के चार नाम आप मन से याद रखेंगे, संयुक्त पाणी ग्रह, सोनल मानसिंह, तीसरा है माधवी मुदगल और इंद्राणी रहमान। अब कथकली का मैं बना दूंगा फिर से कोड आपको याद कराने के लिए। मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्णा कुट्टी और शांति राव। देखो अगर कथकली है, एक छोटी सी कली है, कली किसे कहते हैं आप सब समझ रहे हैं, मेरा इशारा है ना, तो वो जो कली है वो बहुत शांत बैठी है। क्या कर रही है? शांत बैठी है। और अगर वो शांत नहीं बैठेगी तो उसको कूट देंगे हम, क्या कर देंगे? कृष्णा कुट्टी कर देंगे, कूट देंगे उसको, ठीक है। और इसमें हमको क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। तो जोड़ लो, कथक में ये कली, कली कैसी बैठी है? शांत बैठी है, क्योंकि अभी तो फूल बनी नहीं ना, तो वो कथी कली कैसी बैठी? शांत बैठी। अगर वो होशियार बनेगी तो कूट देंगे, और कूट देंगे तो हमको बड़ा आनंद आएगा। मृणालिनी साराभाई ऊपर भी थी, इसलिए इसको याद नहीं करा रहा हूं, तो याद हो गई होंगी। कथकली में हमने तीन नाम याद कराए, कौन कौन से? कथकली, कली कैसी? शांत बैठी, अगर चिल्लाएगी तो कूट देंगे, और कूट देंगे तो हमको आनंद राव आ जाएगा, तो आनंद राव शिवरामन, आनंद शिवरामन। तो याद हो रहा होगा उम्मीद है आप सब लोगों को। देखो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, मैं एक दिन में पूरी लूसेंट याद कराता हूं, मेरी स्पीड वैसी है। आप सब लोगों को अपनी में स्पीड मेरे अनुसार मैनेज करनी है भैया, है ना, क्योंकि अगर मैं आपके चक्कर में स्पीड कम करूंगा तो गड़बड़ है। आप मेरे चक्कर में अपनी स्पीड बढ़ा लो तो आपका विकास होगा, मैं आपके चक्कर में अपनी कम करूंगा तो मेरा डिमोटिवेशन हो जाएगा फिर, है ना। तो अब आते हैं कथक पे। तो थक कौन जाते हैं भैया? तो जो ये बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं वो थक जाते हैं कथक में। कथक तो ये पीछे लगा है ना थक, तो थक कौन जाता है? महाराज उन थक जाते हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अक्षांश महाराज, सितारा देवी। देखो सितारे देखते देखते या सितारा बनते बनते मैं थक गया हूं, मैं सितारा बनने के लिए थक गया हूं, तो याद हो जाएगा सितारा। और बाकी ये बूढ़े बूढ़े लोग हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अक्षंज महाराज, जिनमें महाराज पीछे लगा रहा है वो सब थके हुए हैं, कथक में है, याद हो जाएगा। चलो तो जिनमें महाराज लगा हुआ है वो सब थक गए हैं, तो थक गए हैं इसलिए कथक में है। सितारे देखने लगे हैं इसलिए सितारा देवी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मणिपुर, मणिपुर में आप केवल याद रख लो झावेरी बहनें। क्या याद कर लो? झावेरी बहनें चार हैं। कौन कौन सी हैं? दर्शना, नैना, नयन से हम दर्शन करते हैं, तो फिर नैना हो गई, दर्शना हो गई। नैना से हमने किया दर्शना, हमको सब अच्छा अच्छा दिखा तो सुवर्णा और रंजना। ये चार बहनें हैं जिनको झावेरी बहनें कहते हैं। इनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। अगली एक कलावती देवी, इनकी एक कला है, बहनों की कला है। और चारू माथुर और बिंबावती, ये मणि जो है उससे आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है ना भैया, मणि से क्या है? प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो मणि से बिंबावती को जोड़ लो अलग से। और मणि सबको बहुत अच्छी लगती है। चारू चंद्र की चंचल किरणें सुनी थी ना हमने, चारू मतलब पसंद आना, तो यहाँ मणि सबको पसंद आती है तो चारू लगती है। तो चारू माथुर किससे संबंधित हो गई? मणिपुर से। चारू, मणि में से प्रतिबिंब आता है तो प्रतिबिंब आ जाएगा, तो फिर बिंबावती हो जाएगी। और झावेरी बहनें हमने अलग से याद कर लिया, चार झावेरी बहनें मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम, तो जितनी भी हमारे हीरोइन हैं वो सब मोहिनी अट्टम में आएंगी भैया, ये याद रख लो। कैसे? हेमा मालिनी हो गया, श्रीदेवी हो गया, गीता गायिका हो गया, गीता गायिका हो गया, या कल्याणी अम्मा हो गया। क्या हो गया? देखो मोहिनी अट्टम में कौन है? मोहिनी कौन है? वो विष्णु भगवान। विष्णु भगवान मनुष्य का कल्याण करने के लिए आए थे, तो मनुष्य का कल्याण से आ जाएगा कल्याणी अम्मा, याद हो गया एक नाम। फिर हेमा मालिनी तो याद करने की जरूरत नहीं है, श्रीदेवी याद कराने की जरूरत नहीं है, गीता गायक याद कराने की जरूरत नहीं है। तो चलो भैया, नृत्य नाम का जो चैप्टर है उसका एक हिस्सा फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं मैं आप लोगों को। चलो फटाफट चलते हैं आगे और रिवाइज करके आते हैं। हमने ल्यूसेंट की किताब में कला संस्कृति पढ़ना शुरू किया, और उस कला में हमने सबसे पहले क्या किया
कि जो नृत्य है इसको पढ़ना शुरू किया। नृत्य के 3 भाग होते हैं। पहला होता है शास्त्रीय नृत्य। पहले हमने शास्त्रीय नृत्य क्या होता है ये समझ लिया, उसके 8 प्रकार होते हैं, सबकी डिटेल पढ़ ली, कौन करता है उनके नाम भी याद कर लिया। फिर हमने क्या किया, एक एक नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य के कुछ फैक्ट किए, फिर शास्त्रीय नृत्य किन किन राज्यों में किसका किसका है ये याद किया, फिर एक एक शास्त्रीय नृत्य की डिटेल हमने याद कर ली। अब सीधे फटाफट आगे आ जाऊं वापस से। तो अब हमें दूसरा पॉइंट जो याद करना है वो क्या है, लोक नृत्य। अब देखो शास्त्रीय नृत्य खत्म हो गया, अब आएगा लोक नृत्य, क्योंकि 3 प्रकार के नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य। तो जनजातीय नृत्य तो हमने 10वीं यूनिट में कर लिया, अब उसको नहीं करेंगे, हम केवल करेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य में कौन से नृत्य आते हैं भैया, जो बिना नियमों के हर एक राज्य में अपने अपने हिसाब से कर लिए जाते हैं, वो लोक नृत्य कहलाते हैं। तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हटा करके बाकी के मैं आपको याद करा दूं। झारखंड में कौन कौन से नृत्य होते हैं, छाऊ नृत्य होता है, सरहुल नृत्य होता है और सोहराई नृत्य होता है। तो देखो जब हम झाड़ू निकालते हैं तो धूल उड़ती है और नाक में घुसती है तो छी 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 होते हैं। तो झारखंड में क्या हो जाएगा, छाऊ छाऊ करेंगे हम, याद हो जाएगा। सरहुल, अब सब जगह उड़ेगी धूल, क्या होगी, सब जगह उड़ेगी धूल। तो झाड़ू निकालने से, झाड़ू निकालोगे तो छाऊ छाऊ करोगे, छी छी होगी और मतलब छींक आएगी और सब जगह धूल उड़ेगी। तो सरहुल सरहुल एक साथ में याद कर लो। तो ये एक याद हो गया आपको। अब आते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में जो है, उत्तर के कहां जा रही छोरी, उत्तर के कहां जा रही छोरी, क्या है, उत्तर के कहां जा रही, काजरी कहां जा रही छोरी, ये क्या है, कहां जा रही छोरी। तो कजरी और झोरी ये 2 याद कर लो। और आपने जब हिमालय पढ़ा होगा तो वहां 2 श्रेणियों के नाम मिले होंगे, कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय। तो वो दोनों कहां है, उत्तराखंड में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना ज्ञान होगा, मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा, तो याद हो जाएगा। अगला है आंध्र प्रदेश। अब अंधा कैसे चलता है, अंधा चलता है छड़ी लेकर, छड़ी लेकर चलता है ना। तो आंध्र प्रदेश में छड़ी नृत्य हो जाएगा और कुम्मी नृत्य हो जाएगा, है ना। उसमें कुछ कमी है, तो कुम्मी नृत्य अंधे में है, अंधे में आंखों की कमी है ना, तो कुम्मी नृत्य, और अंधा छड़ी लेकर चलता है तो छड़ी नृत्य। आगे आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में चंदा, थाली और थपेली, छपेली, ये क्या है, चंबा। हिमाचल में आंचल में, आंचल में किसके आंचल में, चंपा के आंचल में, चंपा के आंचल में एक थाली और छपेली, ये याद रख लो। एक थाली और एक तपेली, तपेली होती है ना जिसमें चाय बनाते हैं, तपेली। तो एक थाली और एक तपेली, ये कहां है, आंचल में रखी हुई है। कहां रखी हुई है, हिमाचल के आंचल में रखी है, चंबा के आंचल में रखी है थाली और तपेली, याद हो जाएगा। अब आगे आते हैं गरबा। गरबा याद कराना पड़ेगा क्या, सब करते हैं गरबा, हर एक स्टूडेंट ने किया होगा गरबा। तो गरबा कहां से आया, गुजरात से। गरबा रात में ही किया जाता है ना, गरबे में साथ में क्या करते हैं, डांडिया भी करते हैं, रासलीला भी छोरे तो कर ही लेते हैं, लड़के तो कर ही लेते हैं, और भवाई भी, है ना। तो उनको बहुत भाता भी है, बहुत अच्छा लगता है रासलीला करना। वो याद आ रहा है, समझ रहे हो मेरी भावनाओं को आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। असम, असम में आएगा बिहू, क्या आएगा, बिहू। तो बिहू बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है, इसे मैं याद नहीं करा रहा हूं, ए का बी याद कर लो, असम का बहू, है ना, याद हो जाएगा। असम का बिहू याद हो गया। खेल गोपाल कहां का है, असम। काली गोपाल कहां का है, असम। और बुरुगुम्बा, बुरुगुम्बा कहां का है, असम का। तो बिहू और बुरुगुम्बा एक साथ याद रखो, बिहू और बुरुगुम्बा, खेल गोपाल, काली गोपाल एक साथ याद रखो, तो याद हो जाएंगे, कोड नहीं बना रहे हैं हम। पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में आपको पता है ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पे काठी यात्रा होती है। क्या होती है, काठी होती है, यात्रा होती है और कीर्तन होते हैं। क्या होते हैं, भगवान के कीर्तन करा लो, यात्रा भर दो और काठी कर लो। तो काठी यात्रा बंगले में भरा गई, बंगला रहता है ना, बहुत बड़ा बंगला, उस बंगले में हमने यात्रा, यात्रा समझते हो ना, मेले को यात्रा कहते हैं मालवा में। तो मेले उस बंगले में भर गई, काठी यात्रा क्या भर गई, बहुत जोर से, काठी माने जोर से, और यात्रा समझते हो, और कीर्तन करा दो बंगले में। तो बंगले में क्या करा दिया, कीर्तन, यात्रा भर दी और काठी कर दिया। चलो केरल, केरल का है ओटन थुल्लन, क्या है, केरल का ओटन थुल्लन, क्या नाम है, ओटन थुल्लन, याद रख लेना। मोहिनी अट्टम याद कर लिया हमने, और काली अट्टम याद कर लो। तो जितने भी अट्टम पट्टम है वो सब केरल में है। चलो आगे बढ़ते हैं। मणिपुर, मणिपुर में है राखाल, नटरस, महारस। देखो हमें मणि देखने के बाद बहुत मजा आता है, रस मिलता है ना, तो मणि का रस, तो मणि से नटरस, महारस, ये 2 याद हो गए होंगे, है ना। और मन करता है इसको अपने पास ही रख लूं, अपनी जेब में ही रख लूं, तो राखल रख लूं, रख लूं, मणि को क्या रख लूं, रख लूं, रख लूं, रख लूं, और नटरस महारस। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आता है ओडिसी। ओडिशा का है धूमरा। देखो घूमर नहीं है, घूमर जो है वो अलग है, घूमर राजस्थान का है, ये झूमर है। तो झूमर और घूमर में अंतर है, धूमर झूमर दोनों अलग अलग है। ओडिसी का है धूमर और राजस्थान का है घूमर। फिर सवारी कर लो, उड़ते उड़ते हमने सवारी कर ली, उड़ते उड़ते क्या कर ली हमने सवारी। तो सवारी कहां का नृत्य हो जाएगा, उड़ीसा का। राजस्थान में खेल लो फुंदी फटाका, क्या खेल लो, फुंदी फटाका। और जिंदात खेल लो, क्या कर लो, जिंदात कर लो। जिंदात राजा सब जिंदा है अभी तक भी, कितने नाम हमको याद है उनके, तो जिंदा है वो। चलो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लावणी, तमाशा, नकटा और मौनी। देखो अगर महान राष्ट्र बनाना है इस देश को तो आपको मौन रहते सीखना पड़ेगा। तो मौनी कहां का है, महाराष्ट्र का। नकटा मतलब नाक संभालनी पड़ेगी, कान संभालने पड़ेंगे, तो नकटा भी हो गया, मतलब नाक संभाल ली। मौनी माने मुंह संभाल लिया। तमाशा मत करो, लावणी, ये भी चारों याद हो जाएंगे आपको, सरलतम है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेघालय, मेघालय कहां है, तो मेघ जो है वो है लाहो में। कहां है मेघ, लाहो। मेघ तो बहुत सारे हैं, तो लाहो। और बंगला, बंगला भी याद कर लो। गोवा, गोवा में आपको पता है गोवा के में एक बहुत बड़ा शहर है मंडी, क्या है, मांडी। तो मंडी जो नृत्य है वो कहां हो जाएगा, गोवा में। और जनरली लड़के गोवा जाते क्यों है पता है, ढक्कन खोलने के लिए। सबको पता है ना, सस्ती मिलती है वहां। तो खोली और ढक्कनी, तो खोली और ढक्कनी, खोल और ढक्कन कहां मिलेंगे या कहां खोलेंगे हम ढक्कन, ढक्कन सबने कहां खोले हैं, गोवा में जाके खोले हैं। सब समझ गए होंगे मेरी बातें, मैं वीडियो में बोल नहीं पा रहा हूं, है ना। चलो आगे आते हैं। अरुण जो है वो योद्धा है। तो अरुण जो है वो मुखोटा पहन करके युद्ध करता है। तो मुखोटा नृत्य हो गया अरुणाचल प्रदेश का, और युद्ध में उसने अच्छी बहादुरी दिखाई। तो युद्ध में मुखोटा नृत्य और क्या नृत्य, युद्ध नृत्य और मुखोटा नृत्य। कर्नाटक, कर्नाटक में यक्षगान। अब देखो कोई भी व्यक्ति हमारे सामने नाटक करता है तो उसको एक टिका देते हैं, यक्षगान कर देते हैं उसका, है ना। तो कर्नाटक का क्या है, यक्ष जो व्यक्ति है जो कोई भी काम में दक्ष रहता है, वो होशियार समझदार रहता है ना, जो किसी काम को फट से कर दे, तो वो नाटक बहुत करता है। तो यक्ष आदमी क्या करता है, नाटक बहुत करता है। नागालैंड, जो नाग है, वो जो नाग डसने वाला नाग है ना, वो क्या करता है, वो नीम के पेड़ के नीचे, लीम के पेड़ के नीचे, तो खेवा लीम, नुरी लीम और चोखा, तो वहां जाकर के चोखे खा रहा है। चोखा माने धान, धान माने चावल। तो वहां जाकर के नाग जो है वो लीम के पेड़ से चिपका हुआ रहता है और चोखा खावा खाते रहता है। पंजाब में क्या होता है, भांगड़ा होता है और गिद्धा होता है। तो मैं बोलकर ना बताऊं, गिद्धा आपको याद हो रहा होगा ना, बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अश्लील हो जाएगा फिर। तो पंजाब में होता है भांगड़ा और गिद्धा, याद हो गया होगा आप सब लोगों को। चलो तो हमने शास्त्रीय नृत्य निपटा दिए, फिर हमने क्या कर दिया, लोक नृत्य निपटा दिया। जनजाति नृत्य तो हमने 10वीं यूनिट में पढ़ी लिए हैं। चलो मिजोरम का क्या है, चेरो खान। मिजोरम मजे से क्या खाएंगे, चीर कर करके खाएंगे। आम खा रहे हैं ना आजकल हम, मजे से चीर कर करके क्या खा रहे हैं, एक आम की चीर काट ली, तो मजे से हमने क्या खा ली, चीर काट के खा ली। जम्मू कश्मीर में रायूफ नृत्य, आपने वो गदर वो मूवी देखी है शनि देओल की, उसमें राउफ लाला होता है ना, वो राउफ लाला में जम्मू कश्मीर में ही तो होता है। तो राउफ लाला कहां है, जम्मू कश्मीर में। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, तू मिल मुझे कड़वा लग रहा है बहुत, मुल मिल मुझे कौड़ी। उत्तर प्रदेश में कृष्ण भगवान जन्मे तो रासलीला की उन्होंने, वहां नौटंकी की, वहां और झूला झूला उन्होंने राधा के साथ। तो उत्तर प्रदेश में झूला झूलेंगे, नौटंकी करेंगे और रासलीला करेंगे। और लद्दाख में क्या करेंगे, जेमो, जेमो, लोशन और चाम, ये 3 मन से याद कर लेना भैया, मेरे को उल्टा सीधा कोड याद आ रहा है इसलिए मन से याद कर लो। चलो तो हमने अभी तक क्या किया है भैया, बहुत ध्यान से सुनो। हमने अभी तक नृत्य पढ़ना शुरू किया, शास्त्रीय नृत्य निपटाया, लोक नृत्य निपटाया, मैंने हर एक चीज आपको याद करा दी है। मेरी जिम्मेदारी खत्म भैया, अब तुम्हारी शुरू होती है। अब ये याद करा दिया है ना, 1 तारीख से 10 तारीख तक रोजाना हर एक यूनिट का, 1 तारीख को 1 यूनिट, 2 तारीख को दूसरी यूनिट, 3 तारीख को तीसरी यूनिट, हर एक यूनिट के 500 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो मैं और मेरे जो साथी लोग हैं वहां से हम शुरू करेंगे। तो पहली यूनिट से लेकर के 10वीं यूनिट तक का 1 तारीख को 1 यूनिट, पहली यूनिट, दूसरी तारीख को दूसरी यूनिट, तीसरी तारीख को तीसरी यूनिट, ऐसे 10 दिन में 10 यूनिट के 500 क्वेश्चन करके 5000 प्रश्न हम एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करेंगे। आपको जितना रिवीजन करना है आज और कल में कर लो भैया, परसों से मेरे साथ आपको तैयारी करनी है। मुझे यकीन है कि मैं आपको 100% पास करा दूंगा और आप मेरे अनुसार चलो, मैं तैयारी करा दूंगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं भारतीय संगीत पर। यहां बहुत ज्यादा विश्वास स्वयं पर करना, स्वयं ने जो तैयारी की है वो बहुत बेस्ट है, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो भैया। लेकिन एमसीक्यू लगाना जरूरी है, इसलिए मैं आपको एमसीक्यू लगवा रहा हूं। चलो शुरू करते हैं भारतीय संगीत पर।
संगीत शब्द गीत में सम जोड़ने से बना है। संगीत शब्द कहां से बना भैया? गीत में सम जोड़ने से या सम उपसर्ग लगाने से बना है। सम का अर्थ होता है सहित और गीत का अर्थ होता है गायन। गीत का अर्थ होता है गाना और सम का अर्थ होता है सहित, अर्थात जब नृत्य के साथ बजाते हुए गाना गाया जाता है तो उसे कहते हैं संगीत। संगीत समझ में आ गया? गाना, बजाना और नाचना जब तीनों एक साथ हो जाए तो उसे कहते हैं संगीत। संगीत का मतलब क्या है? सम और गीत। गीत माने गाना, गीत माने गाना और सम मतलब सहित। क्या सहित? तो जब गाना गाने के सहित हम नृत्य भी कर लें और बजा भी लें, कुछ भी बजा लो, बांसुरी बजा लो, कुछ बजा लो, तो वो गायन संगीत कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। भारत में संगीत का जनक कौन है भैया? सामवेद है। कौन है? सामवेद है। संगीत विज्ञान के को गंधर्व वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर्व वेद कहा जाता है, जो सामवेद का एक उपवेद है। हमें सबको पता है ये बातें। पहली बार संगीत कला के विषय में विस्तृत चर्चा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र नाम की किताब में की। और दूसरी सबसे अच्छी जो महत्वपूर्ण किताब मिलती है उससे रिलेटेड, वो कौन सी है? वो बृहतदेशी है। आप याद रखेंगे, नाट्य शास्त्र और बृहतदेशी, ये दो किताबें हैं जिनसे संगीत और नृत्य की पूरी स्टोरी मिलती है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वाली पॉइंट पे आते हैं। 19वीं शताब्दी में विष्णु नारायण भातखंडे, ये नाम याद रखने ना, VN भातखंडे, इनको भारत में संगीत का जनक कहा जाता है। आधुनिक जनक है ना। विष्णु दिगंबर पुरस्कार ने नामक संगीतज्ञों ने संगीत को पहली बार लिपिबद्ध किया। तो संगीत को पहली बार लिखने का काम किसने किया? विष्णु नारायण भातखंडे ने किया। किसने किया? विष्णु नारायण भातखंडे ने। संगीत स्वर पर आधारित होता है और स्वर नाद पर आधारित होते हैं। तो नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद वो होता है जिसे हम सुन सकते हैं, जबकि अनाहत नाद वह होता है जिसे हम सुन नहीं सकते। तो पूरा का पूरा संगीत जो है वो आहत नाद पर निर्भर करता है, या संगीत जो है वो आहत पर निर्भर करता है, ये याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भारत में जो संगीत है उसकी 3 शाखाएं हैं। फिर वही, पहला शास्त्रीय, दूसरा लोक और तीसरा जनजातीय। तो यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ थोड़ा दूसरा है। यहाँ शास्त्रीय संगीत आ जाएगा, उपशास्त्रीय संगीत आ जाएगा और लोक संगीत आ जाएगा। क्या होता है ये सुन लो। ऐसा संगीत जो बहुत ज्यादा नियमों से बना हुआ है, नियमों से बंधा हुआ है, जिसमें नियम का पालन नहीं किया तो मजा ही नहीं आएगा, तो वो होता है शास्त्रीय संगीत। जब थोड़ी सी नियमों में ढील दी जाती है, जब नियमों में थोड़ी सी ढील दी जाती है, तो कुछ नियम पालन करते हुए कोई नृत्य हो या गायन वायन हो, तो वो होता है शास्त्रीय संगीत, सॉरी उपशास्त्रीय। और जब जनता अपने हिसाब से अपने अनुसार कुछ फालतू की चीजें गा करके खुद का मनोरंजन कर ले और धीरे धीरे वो एक गायन शैली बन जाए, तो वो हो जाता है लोक संगीत। 3 चीजें समझ आ गई होगी, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। उम्मीद है सबको समझ आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय जो संगीत है इसके बारे में चलते हैं कि शास्त्रीय संगीत पूरे देश में जो गायन होता है उसकी 2 शाखाएं हैं। एक होता है हिंदुस्तानी संगीत और एक होता है कर्नाटक संगीत। अब ध्यान से सुन लेना, यहां बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पूरे भारत में एक ही संगीत चलता था जिसे भारतीय संगीत कहते थे। जब हमारे मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए तो उन्होंने ऊपर के भारत, कौन कौन से ऊपर के भारत से आशय क्या है? उत्तरी भारत पर कब्जा कर लिया, लेकिन दक्षिण भारत पर वो कब्जा नहीं कर पाए। तो यहाँ के क्षेत्र में मुस्लिमों का राज हो गया और यहाँ नहीं हो पाया। तो ऊपर जब मुस्लिमों के साथ मिलकर हिंदुस्तानी जो संगीत था वो मिल गए, तो दोनों मिलने से एक संगीत की नई प्रणाली जन्म ली जिसे हमने कहा हिंदुस्तानी शैली। और नीचे वाले को कोई प्रभावित नहीं कर पाए मुस्लिम, इसलिए वो वैसी ही रही, इसलिए इसका नाम पड़ा कर्नाटक संगीत। क्या पड़ा? कर्नाटक संगीत या कर्नाटक शैली। तो ये 2 प्रकार की संगीत की शैली भारत में है। बहुत ध्यान से सुनो। पहले भारत में केवल एक ही संगीत की शैली थी जिसे भारतीय संगीत शैली कहा जाता था। जब मुस्लिम भारत में आ गए तो मुस्लिमों की भाषा अलग थी, बोली अलग थी,
कहना बोलना सब कुछ अलग था। तो वो जब भारत में आकर गाने लगे तो उनके गायन और भारत के गायन में मिक्सअप हुआ और इससे एक नई शैली बनी जिसे हिंदुस्तानी शैली कहा। लेकिन दक्षिण भारत में उनका प्रभाव शून्य रहा, तो वहां जो भारत का ओरिजिनल स्वरूप था वो दिखाई देता है, जैसे कर्नाटक संगीत के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार भारत का जो संगीत है उसके शास्त्रीय संगीत की दो शाखाएं होगी। शास्त्रीय संगीत की हुई है, बाकी की नहीं बता रहा हूं। तो शास्त्रीय संगीत की दो शाखाएं हिंदुस्तानी शैली और हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत आ गया। मध्यकाल के दौरान शास्त्रीय संगीत दो भागों में बढ़ जाता है और उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभाव के कारण संगीत की नई शैली हिंदुस्तानी संगीत जन्म लेती है। इसके प्रमुख उपभाग में ध्रुपद आता है, धमार आता है, ख्याल आता है, तराना आता है आदि। ये जो गायन शैली है ध्रुपद, धमार, ख्याल और तराना, ये चार नाम याद रखना। ध्रुपद, धमार, ख्याल और तराना, ये जो चारों नाम हैं ये हिंदुस्तानी संगीत के उपभाग हैं। इसके अंदर ये चार चीजें आती है। चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी संगीत जो है उसके चार उपभाग है। कौन है? ध्रुपद है, धमार है, ख्याल है और तराना है। तो जहां ये नाम मिले आप समझ जाना कि ये क्या है, ये हिंदुस्तानी संगीत है। ये क्या है? हिंदुस्तानी संगीत की बात हो रही है, ये याद रख लेना सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आएंगे तो कर्नाटक संगीत पे आएंगे। जबकि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वो मुस्लिम प्रभाव से मुक्त रहा, इस कारण से शुद्ध रूप से जो भारतीय संस्कृति का संगीत था उसका वाहक कर्नाटक संगीत बनता है। और इसकी तीन शैलियां हैं। कौन सी? पल्लवी हो गई, अनुपल्लवी हो गई और चरण हो गई। ये तीन शैलियां किसकी हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक संगीत की कितनी शैलियां हैं तो तीन है, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। और उत्तर वाले मतलब हमारे हिंदुस्तानी संगीत की कितनी शैलियां हैं तो आपको याद रखनी है चार, ध्रुपद, धमार, ख्याल और तराना। अब आगे बढ़ते हैं। चलो ध्रुपद क्या होता है इस पर आ जाते हैं, एक एक चीज समझाता हूं। ध्रुपद, इसका उद्गम मंदिर में होता है। ध्रुपद गायन के प्रमुख रूप से स्वामी हरिदास जो है, स्वामी हरिदास को ध्रुपद गायक के प्रमुख कवि माने गए। इन्होंने गाना शुरू किया। इनके दो शिष्य थे, ध्रुपद माने जाते हैं। इनके दो शिष्य थे, एक थे तानसेन और एक थे बेजू बावरा। इनके दो शिष्य थे भैया, तानसेन थे और बेजू बावरा थे। दोनों मुस्लिम बन गए बाद में, लेकिन नाम हिंदू है, सब मूल रूप से हिंदू थे ना, क्योंकि मुगल प्रभाव पड़ा ना। हमने कहा ना कि भारत में मध्यकाल में मुगल प्रभाव के कारण ही हिंदुस्तानी शैली जन्मी है, तो वो ये दिख रहे हैं आपको। तानसेन जो है वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे और इनका मूल नाम तन्ना मिश्रा या रामतनु पांडे था। और बेजू बावरा की समाधि पढ़ते ना हम, वो गायक थे। उनका असली नाम बैजनाथ मिश्र था। क्या नाम था? दोनों के दोनों पंडित थे, लेकिन दोनों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया क्योंकि मुस्लिम प्रभाव चल रहा था ना मध्यकाल के दौरान। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ध्रुपद क्या है। तो इन्होंने जो गाया उसे हमने कहा ध्रुपद। क्या कहा? ध्रुपद। आगे बढ़ते हैं। घराना। घराना क्या है? घराना प्रणाली हिंदी शब्द घर से पैदा हुई और एक ही परिवार के लोगों ने जब किसी विशेष शैली का गायन करना शुरू किया तो उसे घराना शैली कहा गया। इसके साथ एक और शैली चली जिसको ख्याल कहते हैं। ख्याल क्या है? ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल क्या है? फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विचार या कल्पना। तो जब कोई भी मनुष्य अपना, जिसका उद्भव अमीर खुसरो द्वारा किया गया। अमीर खुसरो किसके साथ आया था आपको पता है? मध्यकाल में एविजन हुए, मध्यकाल में आक्रमण हुए भारत में और अमीर खुसरो भारत में आ गया। तबले और सितार का आविष्कार इसी ने किया। तो ख्याल घराना शैली जो है, ख्याल शैली और घराना शैली, ख्याल शैली और घराना शैली के एक साथ उत्पत्ति होने के कारण इनके जो घराने हैं वो 10 माने गए। टोटल 10 घरानों में ख्याल और घराना गाया जाता है। उसमें 10 घराने हैं जिसमें इंदौर घराना भी एक घराना है। हम रहते हैं ना मध्य प्रदेश का एक घराना इंदौर घराना। इंदौर घराना किससे संबंधित है? तो हिंदुस्तानी गायन शैली से संबंधित, कर्नाटक से नहीं है। इंदौर घराने के उस्ताद जो थे वो 3-4 नाम याद रख लो। रजब अली खां, उस्ताद अमीर खां, इसलिए अमीर महोत्सव कहां लगता है? इंदौर में लगता है। पंडित अमरनाथ, तो देखो तीनों में अली, अमीर और अमरनाथ, तीनों में आ रहा है, याद हो जाएगा आपको। तो ये 3 नाम आपको याद रखने इंदौर के ख्याल घराने से संबंधित। चलो आगे बढ़ते हैं। उपशास्त्रीय, हमने शास्त्रीय पढ़ लिया, अब उपशास्त्रीय पढ़ते हैं। उपशास्त्रीय क्या होता है? यह संगीत शैली शास्त्रीय की तुलना में स्वरूप और नियमों, मतलब इसके स्वरूप और इसके नियमों का पालन कम मात्रा में किया जाता है। और इसके उप हिस्से हैं ठुमरी, टप्पा, गजल और कव्वाली। ये 4 चीजें हैं। गजल, ठुमरी, टप्पा और कव्वाली किसके हिस्से हैं? उपशास्त्रीय संगीत के। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। जो पूरे भारत में संगीत है
उसके दो टुकड़े कर लो। पहला है तीन टुकड़े कर लो। पहला है शास्त्रीय संगीत, फिर उपशास्त्रीय संगीत, और तीसरा है लोक संगीत। तो लोक संगीत तो बाद में बताऊंगा। शास्त्रीय संगीत के फिर दो हिस्से हुए, एक हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा है कर्नाटक संगीत। जो कर्नाटक संगीत है इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ते। हिंदुस्तानी में अंदर टुकड़े होते हैं, कौन कौन से टुकड़े होते हैं? ध्रुपद, धमार, ख्याल और तीसरा है घराना। ये चार हो गए। कर्नाटक की डिटेल में नहीं जाते। उपशास्त्रीय जो संगीत है इसके चार टुकड़े अलग हैं। कौन कौन से? टप्पा, टप्पा, कव्वाली, गजल, ये सब क्या है? ये उपशास्त्रीय संगीत है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक एक की डिटेल पे आते हैं। अब आगे आते हैं हम ठुमरी पे। ये आ गया ना, उपशास्त्रीय संगीत के टुकड़े हैं तो ठुमरी, टप्पा, गजल और कव्वाली। तो अब हम एक एक चीज की डिटेल पे चलो। ठुमरी क्या होता है? ठुमरी होता है, इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। यह शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़ी हुई कथा को साथ में गा करके बोलने की परंपरा से एक शैली का जन्म होता है जिसे ठुमरी कहते हैं। बेगम अख्तर ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका है, एक ही नाम याद कर लो। फिर आते हैं टप्पा पे। टप्पा क्या होता है? उत्तर पश्चिम भारत में ऊंट हाँकने वाले। उत्तर पश्चिम कौन सा है? ये है उत्तर और ये है पश्चिम। तो ये उत्तर पश्चिम है राजस्थान का क्षेत्र जहां ऊंट चराए जाते हैं। तो उत्तर भारत पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ऊंट हाँकने वालों द्वारा गीत गाने की जो शैली विकसित की गई उसे हमने टप्पा शैली कहा। तो ऊंट चलता है तो टप 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 की आवाज आती है, इसलिए टप्पा नाम पड़ गया। इसके वास्तविक स्वरूप जो है मियां गुलाब नबी शोरी ने दिया। इसका जो स्वरूप है उसे गुलाब नबी शोरी ने वास्तविक स्वरूप दिया। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर घराना जो है वो टप्पा शैली से संबंधित है। अभी हमने इंदौर घराना पढ़ा, वो किससे? शास्त्रीय संगीत के ख्याल घराना शैली से। जबकि ये जो ग्वालियर घराना है, ये ग्वालियर घराना टप्पा शैली से संबंधित है, जो कि उपशास्त्रीय शैली है। लक्ष्मण राव पंडित, इनके पिताजी शंकर राव पंडित, ये सब किससे संबंधित थे? ये सब थे टप्पा गायन शैली से। अब आते गजल पे। गजल नहीं है, गजल है, गजल। तो गजल की शुरुआत जो है ईरान से हुई। यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विद्या है। मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, फैज अली फैज, दुष्यंत कुमार और निदा फाजली, इन सबके नाम आपने सुने होंगे। ये सब गजल गायक है, याद रखा होगा आपने। अब आते कव्वाली पे। तो प्रेम को जब ईश्वर से बात करनी होती है, मतलब हमने जब ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए गाना गाया, उनको याद किया, तो उससे जो शैली पैदा हुई उसे ही कव्वाली कहा गया। ये सब मुस्लिम प्रभाव के कारण भारत में जन्मी। इस गायन शैली का विकास अमीर खुसरो ने किया। किसने किया? अमीर खुसरो ने। अब वर्तमान में नुसरत फतेह अली खान को आपने सुना ही होगा, वो कव्वाली करते हैं भैया। आपने वो सुना है? कर दे भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, वो आपने मुन्नी वाली मूवी देखी होगी। हाँ, तो वो जो कर रहा है वो कव्वाली है। वो ईश्वर को याद करते हुए गाना गा रहा है, इसलिए इसको कव्वाली कहा गया। तो आपको शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत की चार चीजें ठुमरी, टप्पा, गजल और कव्वाली समझ आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लोक संगीत पे। तो कहानी तो दिमाग में फिसल नहीं रही होगी, सब याद रह रहा होगा। हमने पहले नृत्य पढ़ा, उसके 3 हिस्से किए, फिर नाट्य संगीत पढ़ा, उसके 3 हिस्से किए। संगीत में लोक संगीत पर अब हम आ गए हैं। तो सोबर गीत कहाँ गाए जाते हैं? बिहार में गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं? सोबर गीत बिहार का है भैया। छत्री गीत कश्मीर का, ये याद नहीं कर रहा हूं, मन से याद करना। भूत गीत, भूत कहाँ है? केरल में। केरल में लोग काले ढूस रहते हैं ना, वो काले भूत रहते हैं, तो काले भूत कहाँ है? केरल में। बोरगीता असम में। चाय हाला मिजोरम में। तो मिजोरम में मजे से क्या पियेंगे? हम चाय पियेंगे, मजे से चाय पियेंगे। संकीर्तन, ये पूछा जा चुका, एग्जाम में पूछा गया भैया। संकीर्तन मणिपुर में। तो मणि को बीच में रख लो और संकीर्तन कर लो। चलो कर लेते हैं। पंखीड़ा वो पंखीड़ा, ये गाना गाया होगा आपने, राजस्थान का है। पंखीड़ा वो पंखीड़ा राजस्थान का, याद रखना। कजरी कहाँ का है? उत्तराखंड का। हरी या हेरी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और रसिया भी उत्तर प्रदेश का है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का, ये एग्जाम में आ चुका है भैया। तो ये मणिपुर का संकीर्तन एग्जाम में आ चुका है और छत्तीसगढ़ का पंडवानी आ चुका है। फिर 12 मासा कहाँ का है? उत्तराखंड का है। 12 मासा ठंड पड़ती रहती है वहां।
झुमरा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, सॉरी पूर्वोत्तर का है। तीज गीत राजस्थान का है। बिहू असम का है। ढोला उत्तर प्रदेश का। बांस गीत छत्तीसगढ़ का। और सुवा गीत छत्तीसगढ़ का। तो ये 8-10 नाम है। मैं साइड हट जाता हूं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, 2 बार रीड करना, याद हो जाएंगे। मैं कराऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हुए। पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ नृत्य का और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ कौन सा? गायन का। अब गायन में बजाने वाले भी आते हैं, तो बजाने वालों के केवल नाम याद कर लो, या यंत्र फंत्र पे नहीं जाना है डिटेल की। मैं आपको बांसुरी बजा करके बताऊं, वो नहीं, कौन बजा रहा है ये याद कर लो। सितार वादक के नाम में रविशंकर याद करना, निखिल बनर्जी याद करना, बंदे हसन याद करना, बुद्धादित्य मुखर्जी याद करना और विलायत खां याद करना। कैसे याद करोगे? देखो, सितार, सितारा, सितारा मतलब ऊपर वाला सितारा मैं जोड़ रहा हूं। तो उस सितारा जो बनना चाहता है वो मूर्ख है, उसमें बुद्धि होनी चाहिए लेकिन वो मूर्ख है, तो बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएगा। जब कोई भी सितारा बनने की कोशिश करता है तो लोग उस पर हंसते हैं, तो बंदे हसन हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर आपको सितारा बनना है तो अमेरिका चले आओ, फिर रिटर्न हो जाओ वापस 2-4 महीने बाद, तो आपको लोग पूछने लगेंगे, तो विलायत चले आओ, विलायत खां हो जाएंगे, याद हो जाएगा। ऐसा किया किसने? रवि ने किया, मेरा दोस्त है रवि। और निखिल बनर्जी याद कर लो। तो ये बड़े आसान शब्द हैं, जोड़ लो केवल। देखो, सितार बजाने की, सितार को मैंने सितार बजाने से अच्छा वो ऊपर वाले सितारे से जोड़ लिया। सितारा बनना है तो लोग आपको मूर्ख समझते हैं, बुद्धि होनी चाहिए लेकिन लोग मूर्ख समझेंगे। बंदे पर हंसते हैं सब लोग, उसके मतलब उसके ऊपर खिलखी खीखी खीखी करते हैं, तो निखिल हो जाएगा। विलायत चले जाओ और वहां से आ जाओ, रवि ने ऐसा ही किया था तो बन गया सितारा। चलो याद हो गया सबको। आ गया था तबला। तबले में ये तबला देखो, तबला, तबला, तबला है ना, जाकिर हुसैन है पहले तो, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ये नाम याद कर लो भैया। गुदई महाराज, क्या नाम है? गुदई महाराज। और लतीफ खान, नाम मैं बहुत ज्यादा याद नहीं कराऊंगा, कैसे याद कराऊंगा? ल से कर लो, लतीफ खान याद कर लो, है ना। तो लतीफ जब याद किया तो लतीफ याद करने के साथ ये 2 सरल से नाम, जाकिर हुसैन अपने आप याद रह जाएगा। जाकिर हुसैन क्या करता था? तबला बजाता था। तो एक एडवर्टाइज आता था ना चाय का, वो ताज नाम की चाय का एक एडवर्टाइज आता था, उसमें जाकिर हुसैन ने तबला बजा के बताया, तो इतना सरल तो याद कर लेना। और गुदई महाराज जो है वो तबला बजाते थे, याद रख लेना। अब बांसुरी मैं आपको याद करा देता हूं। चलो ये 2 यहां मैंने बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अब यहां दिखा देता हूं। चलो बांसुरी याद कर लो। तो बांसुरी में आपको याद करना है हीरा, पन्ना, मणि, कुंजी, याद कर लो। देखो ये है मणि, कुंज मणि, क्या नाम है इसका? कुंज मणि। तो बांसुरी में लगा दिया हमने मणि, मणि में मणि लगा दी, बांसुरी में क्या लगा दिया? मणि लगा दिया। अब मणि से मजा नहीं आया तो हमने पन्ना लगाया, क्या लगाया? पन्ना। फिर लगाया हीरा, हीरा से हरी याद हो गया, है ना। और फिर करणी लगा दिया, क्या लगा दिया? 4 चीजें लगाई हमने बांसुरी में, वो जो बांसुरी बजाने की होती है ना उसमें 4 चीजें लगाई। हीरा लगाया, पन्ना लगाया, मणि लगाई, करणी लगाई। क्या लगाई? हीरा लगाया, पन्ना लगाया, मणि लगाई, करणी लगाई। तो मणि से हो गया कुंज मणि, याद हो गया। ही पन्ना से हो गया पन्नालाल घोष, हरि से हो गया हीरा हरिप्रसाद चौरसिया, और करणी से लगाया राजेंद्र प्रसाद कुलकर्णी। 4 नाम याद हो गए होंगे, ये अच्छे से याद हो गया होगा सबको। देखो मैं सारे कोड बना बना के याद कराऊंगा ना, टफ पड़ेगा आपको, थोड़ा सा भूलने के चांस होंगे, इसलिए मैं बीच बीच में बच रहा हूं, है ना, थोड़ा सा कम बता रहा हूं। चलो आगे आते हैं सरोद पे। सरोद, सरोद वादक कौन है भैया? अमजद अली खान। ये एक ही नाम याद कर लो, बस पूरा काम हो जाएगा। अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान और जरीन दारूवाला। तो दारू पीते पीते हम क्या करते हैं? सब पे रौद्र हो जाते हैं, सब पे रौद्र हो जाते हैं, रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। तो जरीन दारूवाला का संबंध सरोद से है, एक याद कर लो। अमजद अली खान मन से याद कर लो, ये दोनों छोड़ देना भले से। चलो आगे बढ़ते हैं। शहनाई कौन बजाता है? बिस्मिल्लाह खान। शहनाई कौन बजाता है? बिस्मिल्लाह खान। कौन बजाता है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह क्या बजाता है? देखो ये 20, ये मिल्ला, तो 20 रुपए मिलेंगे काई बजाने में? शहनाई बजाने में। तो शहनाई बजा 20 मिलेंगे, तो याद हो जाएगा बिस्मिल्लाह। चलो आप हो गया होगा। सिमझिनी, सिमझिनी कौन बनाता है? जुबिन मेहता। अभी यूट्यूब पे आप डाल देना सिमझिनी तो आ जाएंगे, जुबिन मेहता बहुत अच्छा बजाता है। वीणा, वीणा कौन बजाता है? वीणा छोटी सी बाला बजाती है, तो बालचंद्रन और बदरुद्दीन, बाला और बद्रू बजाते हैं वीणा। कौन बजाते हैं? बाला और बद्रू। ये दोनों छोटे छोटे नाम याद कर लो, बाला बद्रू वीणा बजाते हैं।
मृदंग बजाते हैं भीकम सिंह ठाकुर। मृदंग कौन बजाते हैं? भीकम सिंह ठाकुर। संतूर बजाते हैं भजन सोपोरी। संतूर सोपोरी याद हो जाएगा, वो संतूर साबन का सोप आता है ना, सोप आता है तो सोपोरी याद हो जाएगा। सारंगी, सारंगी जो है वो उसमें देखो यहाँ लगी हुई ना, एक बिंदु लगी हुई है, तो सारंगी में लगी बिंदु, तो बिंदु खां क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। उम्मीद है 3 चैप्टर आपके अच्छे से निपट गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब भारत की मूर्ति कला और चित्रकला और स्थापत्य कला पे आ जाते हैं, कहानी खत्म करते हैं, ये चैप्टर क्लोज। हड़प्पा कालीन मूर्ति कला में मैं स्थापत्य और सब चीजें साथ में लेकर चलूंगा, है ना, तीनों चीजों को मिक्स करके पढ़ा रहा हूं। अब याद रखेंगे यहां मैं स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला तीनों साथ में मिक्स करके बताऊंगा कौन कौन सी चीजें हैं। चलो भैया, हड़प्पा कालीन कला जो है, पहले हड़प्पा से चलते हैं। हड़प्पा कालीन जो मूर्ति कला थी उसमें 3 प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। हड़प्पा काल में हमें 3 प्रकार की मूर्ति कला प्राप्त हुई। पहली मृण मूर्तियां। कौन सी? मृण मूर्ति। मृण मूर्ति माने मिट्टी की मूर्तियां, प्रस्तर मूर्ति माने पत्थर की मूर्तियां, और धातु मूर्ति माने धातु की मूर्तियां। ये 3 प्रकार की मूर्तियां हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है। मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति और धातु की मूर्तियां। चलो, जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो लाल मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी और क्वार्ट्ज नाम के पत्थर के चूरे से बनी होती थी। धातु की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां जो है वो तांबे और कांसे से बनी होती थी, के प्रयोग से बनती थी। और पत्थर की मूर्ति जो है वो सेल खड़ी से बनी होती थी। काई से बनी होती थी? सेल खड़ी से। तो ये हो गया हड़प्पा का मूर्ति कला खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब आते हैं मौर्य काल। हड़प्पा के बाद दूसरा अच्छा समय आया मौर्य काल। तो मौर्य काल में पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां तो प्राप्त होती हैं, लेकिन धातु की मूर्तियां प्राप्त नहीं होती। याद रखना, मौर्य काल में धातु की कोई मूर्ति नहीं बनाई गई। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकाव विधि, कौन सी विधि? चिपकाव विधि। यहां सांचे में ढाल करके बनाने की परंपरा शुरू होती है मौर्य काल में। अंग्रेजों के भारत में आ जाने से एक नवीन शैली का विकास हुआ जिसे हमने इंडो गोथिक शैली कहा है। इंडो गोथिक शैली क्या है भाई? कुल मिला के अंग्रेजों द्वारा जो विकसित की गई शैली, अंग्रेजों के होने से जो शैली विकसित हुई मूर्तिकला की, चित्रकला की, उसे इंडो गोथिक कहते हैं। नाम में ही फोकस है ना। देखो, इंडो और गोथिक, गोथिक शब्द उपयोग हो रहा है अंग्रेजियों के लिए या यूरोपीय के लिए। तो अंग्रेजों की और हिंदुस्तानियों की, अब हिंदुस्तान में उस समय 2 लोग हुआ करते थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम, तो दोनों की ही परंपराओं का पालन होगा। तो हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेजी, अर्थात इस शैली में हिंदुस्तानी, फारसी और गोथिक शैलियों का मिश्रण होगा। 1833 में बना टाउन हॉल और मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसके बेस्ट उदाहरण माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आगे हमने देखा कि देखो, भारत में मूर्तिकला की 3 शैलियां विकसित हुई। कौन कौन सी? गांधार शैली। तो पहली जो 3 शैलियां विकसित हुई वो कौन कौन सी है? गांधार शैली है, मथुरा शैली है और अमरावती शैली। आपको ये तीनों के नाम याद रखने हैं कि गांधार मूर्तिकला की 3 शैलियां हैं। फिर हम आगे नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली पढ़ेंगे। वो मंदिर निर्माण की नहीं है, वो मंदिर निर्माण की शैली, मूर्ति की नहीं है। तो अभी मूर्तिकला निर्माण की जो 3 शैलियां हैं उन पर फोकस करते हैं। पहले गांधार शैली, यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तिकला थी। इसका उदय कनिष्क के शासनकाल में हुआ। गांधार शैली जो है अफगानिस्तान में एक एरिया है जिसे स्वाद घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद आने वाला स्वाद। वहां भूरे रंग के पत्थर और काले स्लेटी पत्थरों का इस्तेमाल करके जो शैली से मूर्तियां बनाई गई वो मूर्तिकला क्या कहलाई? गांधार। देखो, अगर हम भारत का नक्शा बनाएंगे तो इस भारत के नक्शे में पुराना वाला भारत बनाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, तो यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिश्रण पर गांधार क्षेत्र है। और इस गांधार में जो शैली की शुरुआत हुई वो गांधार शैली कहलाई। गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई। उनमें वस्त्र युक्त, मतलब वस्त्र पहने हुए, घुंघराले बाल वाले और साथ में प्रभा मंडल को दर्शाते हुए बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई। 3 विशेषता याद रखना, वस्त्र युक्त, घुंघराले बाल और पीछे माथे के प्रभा मंडल दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं मथुरा शैली। देखो, अभी फिर से मैं मध्य प्रदेश भारत का चित्र बना लेता हूं। अगर हम ये भारत का चित्र बनाएंगे तो यहाँ जो शैली विकसित हुई वो गांधार है, यहाँ जो शैली विकसित हुई वो मथुरा है, और नीचे जो शैली अमरावती, कृष्णा नदी के किनारे अमरावती में जो हुई वो अमरावती है। तो अभी हम मथुरा की बात कर रहे हैं। मथुरा जो शैली है उसमें बुद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के जो मूर्तियां हैं वो मिलेगी। बहुत ध्यान से याद करना, गांधार में केवल बुद्ध मिलेंगे, मथुरा में जैन, बुद्ध और हिंदू तीनों मिलेंगे।
मथुरा के आसपास क्षेत्र में विकसित होने के कारण इसका नाम मथुरा शैली पड़ा। इस शैली में लाल चित्तीदार पत्थर, कौन से पत्थर, लाल चित्तीदार पत्थर और श्वेत चित्तीदार पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। अब देखो वहां जो मूर्तियां बनी थी, कहा, गंधार में, वो वस्त्र युक्त थी, घुंघराले बाल वाली थी और साथ में पीछे प्रभा मंडल था। यहाँ क्या हुआ, बुद्ध की जो मूर्तियां यहां से प्राप्त होती है उनमें वस्त्र रहित है, मतलब नग्न दिखाया गया है, बाल विहीन है, टकला दिखाया गया है, मूछ विहीन है, अलंकरण विहीन है, लेकिन प्रभा मंडल दिखाया गया है, ये याद रख लेना। तीसरी शैली पे आते हैं, अमरावती। देखो ये जो दक्षिण भारत में कृष्णा नदी बहती है, यहाँ पे अमरावती क्षेत्र में विकसित होने के कारण, यहाँ मथुरा और यहाँ गांधार थी, तो यहाँ अमरावती क्षेत्र में विकसित होने के कारण अमरावती कला का विकास हुआ। इस शैली का विकास अमरावती में होने का कारण इसको अमरावती कहा गया। ये कृष्णा नदी के किनारे का क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश में होने का कारण इसका नाम अमरावती पड़ा। इसका जो शुरुआत है वो सातवाहन काल से होता है। यहाँ काले पत्थर की मूर्तियां बनाई गई और उनमें कोई बहुत विशेष बातें हमें अंतर के रूप में याद नहीं करनी है। अगली एक विशेष शैली में आपको बता दूं, अयागपट्ट, ये मथुरा कला का ही एक उप स्वरूप है। देखो अभी हमने पढ़ा मथुरा शैली, उसका एक विकसित स्वरूप जो है वो अयागपट्ट है, अयागपट्ट। अब ये क्या होता है ये भी देख लो। मथुरा शैली के अंतर्गत देखो जैन, बुद्ध और हिंदू की मूर्तियां प्राप्त हुई, तो उसमें से जैन मूर्तियों के लिए हमने अयागपट्ट शैली नाम की नवीन शैली को नाम दिया है। इसमें समस्त तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई और उनकी खुली छाती ऐसे खुली हुई, उस पर बीच में ऐसे कमल का फूल, एक त्रिभुज, उसमें त्रिभुज के अंदर कमल का फूल अंकित है और उस कमल के फूल के चिन्ह को कहते हैं श्रीवत्स चिन्ह। क्या कहते हैं, श्रीवत्स चिन्ह। तो इस प्रकार की जो शैली विकसित हुई उसे हमने कहा अयागभट्ट शैली। ये कोई नई शैली नहीं है, ये मथुरा शैली का ही एक उप स्वरूप है। तो मूर्ति बनाने की 3 कलाएं आपको आ गई होगी डिफरेंस करके। अब क्या करेंगे आप, एक पेपर पे ऐसे तीनों को बांटेंगे, यहां अमरावती लिखेंगे, यहां मथुरा लिखेंगे और यहां तीसरी वाली गंधार शैली लिखेंगे और तीनों के बीच का अंतर आप याद कर लेंगे, जिससे आपका डिफरेंस खत्म हो जाएगा। अब हम करते हैं मंदिर निर्माण की शैलियां। मूर्ति बना ली हमने, अब मंदिर बनवा लेते हैं। तो मंदिर स्थापत्य कला की भी 3 शैलियां हैं। पहली शैली है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है द्रविड़ और तीसरी है बेसर शैली। कौन कौन सी शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो ध्यान से सुनना, ये जो हमारा क्षेत्र है, भारत का नक्शा है, इस भारत के नक्शे में आप सबको पता है यहाँ हिमालय है और यहाँ विंध्याचल प्रदेश है। तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में, तो हिमालय से लेकर विंध्याचल तक के क्षेत्र में जो शैली मंदिर बनाने की थी वो थी नागर शैली। यहाँ पर दक्षिण में कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ कृष्णा नदी है, वहां कन्याकुमारी है, तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र में जो विकसित हुई वो द्रविड़ कहलाई। और द्रविड़ और इस दोनों के मिश्रण से यहाँ जो शैली बीच में बनी उसे बेसर शैली कहा गया। याद हो जाएगा आप सब लोगों को ये बातें। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस नागर शैली की विशेषताओं पर आते हैं। ये मंदिर बनाने की शैली है, मूर्ति बनाने की नहीं है। नागर शैली नगर शब्द से बनी है। हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में जो मंदिर निर्माण की कला विकसित हुई उसे नागर शैली कहा जाता है। इस शैली की पहचान आधार से शिखर तक मंदिर का चतुष्कोणीय होना, मतलब 4 कोने पर होना इसकी विशेषता है। समतल छत से उड़ते हुए शिखर इसकी प्रधानता है। इस शैली में मंदिरों में 8 भाग होते हैं। कौन कौन से, मूल होता है मतलब आधार, गर्भगृह, गंग, कपूत, शिखर, वर्तालुकार, अम्लक और कुंभ, ये इसके प्रमुख भाग होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम दूसरी शैली देखें तो वो द्रविड़ शैली। कहां से, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी के बीच जो मंदिर बनाए गए हैं वो सब इसी शैली में बनाए गए। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक मंदिर बनाने की जो शैली विकसित हुई वो द्रविड़ शैली कहलाई। इसमें क्या याद करना है, इस शैली के मंदिरों में अष्टकोणीय, वहां चतुष्कोणीय थी, यहाँ अष्टकोणीय, कैसे, अष्टकोणीय मंदिर निर्माण की, या गर्भगृह पिरामिड नुमा आकार के जो है मंदिर जिसमें गोपुरम मतलब खाली स्थान आगे होता है वो छोड़ने की परंपराएं विकसित हुई। यहाँ के जो मंदिर थे वो बहुमंजिला थे। कैसे थे, वो बहुमंजिला बनाए गए। तो याद रखना जो भी बहुमंजिला मंदिर होते हैं वो सब द्रविड़ शैली के होते हैं और एक मंजिला मंदिर जो होते हैं वो नागर शैली के होते हैं। पल्लव शासकों ने इस शैली का विकास किया। यूनेस्को में जो विश्व धरोहर की सूची है उसमें तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर शामिल है, जो कौन से राजाओं द्वारा बनाए गए थे, चोल शासकों द्वारा। चोल शासक राजा राज प्रथम ने जिन मंदिरों को बनाया वो भी द्रविड़ शैली के ही मंदिर हैं।
याद रखेंगे। द्रविड़ शैली के अन्य मंदिरों में मीनाक्षी मंदिर याद रख सकते हैं, रंगनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर जो राम भगवान का मंदिर है, रामेश्वरम सॉरी शंकर भगवान का मंदिर है। ऐसे हमें कुछ विशेष मंदिर याद रख लेने हैं। आगे एक तीसरी शैली पे आते हैं, बेसर शैली। ये क्या है? देखो, अगर मैं मैप बनाऊं और मैं ये कहूं कि यहां पर जो शैली विकसित हुई मंदिर बनाने की वो नागर थी, और यहां जो विकसित हुई वो द्रविड़ थी, तो ये खाली स्थान जो रह गया, यहां पर दोनों के मिश्रण से जो शैली बनी वो बेसर शैली कहलाएगी। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिले जुले स्वरूप से बेसर शैली का निर्माण हुआ। विंध्याचल प्रवर्त से लेकर कृष्णा कुमारी तक इसके मंदिर मिलते हैं। इसे चालुक्य शासकों ने आश्रय दिया और विकसित किया, इसलिए इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। इस शैली में मंदिर जो है वो गोलाकार होते हैं। तो याद रखना, जब भी गोल गोल मंदिर होते हैं वो कौन सी शैली के मंदिर है? वो बेसर शैली के मंदिर है। तो तीन शैलियां हो गई हमारी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, याद रख लेना तीनों। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने मध्य प्रदेश की कला वाला पूरा चैप्टर कर लिया। अगला चैप्टर जो हमारी किताबों में दिया हुआ है या सिलेबस में दिया है वो है त्योहार। त्योहार कौन क्या है भैया? तो भारत के जो प्रमुख त्योहार है, दीपावली, रक्षाबंधन, होली, ये नहीं बताने वाला हूं मैं, ये आप मन से पढ़ लेना। हम तो जो एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बातें उन पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हेमेज उत्सव कहां मनाया जाता है? लद्दाख में। फुलेची महोत्सव कहां मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। थमंजर महोत्सव चंबा घाटी में। लोहानी उत्सव पंजाब में। सरहुल उत्सव झारखंड में। कर्मा पर्व छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में। बदन झारखंड में है। पोंगल तमिलनाडु में। ओणम केरल में। तो ये त्योहार हमें याद रखने। कलकप्पड़ जो है वो केरल में। नौका दौड़ जो है वो केरल में। खर्ची पूजा ये पूछा जाएगा। तीन पूरी खर्च कर दो, तीन पूरी थी खर्च कर दी। खर्ची पूजा जो होती है वो त्रिपुरा में होती है। उगादी उत्सव कर्नाटक में होता है। केम्बाला महोत्सव ये भी कर्नाटक में होता है। बेट कुंड मंडम तेलंगाना में होता है। हॉर्नबिल नागालैंड में होता है। ये बार बार एग्जामों में पूछा गया है। लोसांग उत्सव सिक्किम का है और अंबुमाची मेला जो है वो गुवाहाटी का है। तो ये अंबुमाची मेला भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, खर्ची पूजा भी पूछा जा चुका है, और यहां से हेमेज भी पूछा जा चुका है। तो ये पूछे जा चुके वाले त्योहार हैं। अब एक चैप्टर बच जाता है साहित्य वाला। तो आपको मैं बहुत ज्यादा ना पढ़ाते हुए अगर मैं प्राचीन काल का साहित्य, साहित्य माने होता क्या है? साहित्य माने जो किताबें लिखी गई, जो बुक लिखी गई वही हमारा साहित्य है। तो हम इतिहास को अगर तीन भागों में बांटते हैं कि इतिहास में कौन कौन से इतिहास होता है भैया? प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है और आधुनिक इतिहास होता है। उसके बाद वर्तमान होता है, आधुनिक हो जाता है और वर्तमान होता है। तो वर्तमान की किताबें तो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। आधुनिक, मध्यकाल और प्राचीन भारत की जो किताबें हैं वो ल्यूसेंट में जब आप आखिरी में मिसलिनियस खोलोगे तो वहां टेबल नंबर 41 पे आपको मध्य प्रदेश के भारत के प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तक नाम का एक चैप्टर दिया हुआ होगा। उसको पढ़ लेना, भारत का साहित्य पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी कोशिश है कि मैं कम समय में ज्यादा चीजें आप तक पहुंचा दूं, और इसी उद्देश्य से फटाफट मैंने बता दिया कि साहित्य में क्या क्या पढ़ना है। साहित्य में केवल प्राचीन काल की किताबें पढ़ लो, मध्यकाल की किताबें पढ़ लो और आधुनिक भारत की किताबें पढ़ लो। वर्तमान की किताबें हम 8वीं यूनिट में करंट में पढ़ ही लेंगे। तो ये जगह हम पढ़ लेंगे। जैसे क्या दिया हुआ है? प्रवर सेन की किताबें सेतुबंध, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, रस खान की प्रेम वाटिका, शूद्रक की मत्स्यकटिकम, वात्स्यायन की कामसूत्र, जिमुतवाहन की दाई भाग, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री। ये मैं आपको याद करा देता, लेकिन अब क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आप ये इसको एक बार रीड कर लें फटाफट, साहित्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर में हमें सिलेबस में जो पूरा पूछा गया था, सिलेबस में क्या पूछा गया था? देखो सिलेबस में क्या है? सिलेबस में भारतीय सांस्कृतिक विरासत, जिसमें कला प्रारूप है मैंने पूरे पढ़ा दिए, साहित्य पढ़ा दिया, साहित्य बता दिया कहां से पढ़ना है, पर्व उत्सव बता दिए, जो मुझे काम के लगे वो मैंने बता दिए, एक्स्ट्रा वाले मैंने सारे छोड़ दिए हैं। एग्जाम का टाइम है, चुन चुन कर पढ़ाई करो, खूब सारा पढ़ने से मतलब नहीं है। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये देखिए कमेंट करके आप अगर ये बताते हैं कि हमें अच्छा लगा तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैंने जो मेहनत करके आपको तक पहुंचाया वो कंटेंट आपके लिए उपयोगी है। नहीं तो कोई कमेंट ही नहीं करता। जैसे मेरा जो लूसेंट की किताब वाला वीडियो है वो आज तक 4000 लोग देख चुके हैं
और कमेंट देखोगे तो आपको 100 मिलेंगे, मतलब 4000 में से 100 लोगों को पसंद आया, 3900 को नहीं पसंद आया, तो ऐसा लगता है कि यार इतने 100 लोगों को पसंद आया, मतलब लोगों को पसंद नहीं आया, ऐसा फील आता है। इसलिए आप कमेंट करके बता दिया करें। मैं शेयर वेयर सब्सक्राइब लाइक फाइक करने की बात नहीं कर रहा हूं, कमेंट करने से हमें हमारी गलतियां पता चलती हैं, हमें हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करने के लिए थोड़ी सहायता मिलती है। विशेष रूप से सबको थैंक यू। टाइम वेस्ट ना करें, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत विशेष रूप से धन्यवाद।